हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सेल ओसीटीटी का रिज़ल्ट जो है आ चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, तो बच्चे जिन लोगों का हो चुका है आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन लोगों का नहीं हो सका है या कुछ नंबर से आप लोग अगर रह गए हैं, पीछे छूट गए हैं, तो बच्चे अभी आपके हिस्से वो चीज़ नहीं आई है जो आपके लिए लिखी गई है। ठीक है, यही सोचते हुए हमने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। नहीं तो अगर आप गलत सोचने बैठेंगे तो गलत थॉट का, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनकी कोई कमी नहीं है ना। वो आप अगर सोचने बैठेंगे तो वो चारों तरफ से जो है आपके माइंड पे अटैक करेंगे। तो जो नहीं हुआ है उसे छोड़ दीजिए, जो है आपके सामने, जो फ्यूचर है उस पर अपना फोकस बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आज की आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। यूएस ओपन भी खत्म हो चुका है, इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम खत्म हो चुके हैं। चौथा जो आपका हुआ है यूएस ओपन, इसमें बचे लड़कों में, पुरुषों में किसने जीता है? इटली के खिलाड़ी हैं जानिक सिनर, इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, और ये जो है पहले इटली के पुरुष हैं, यानी कि पहले इटली के ये जो है इटालियन टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि बच्चे यूएस ओपन जीता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात है ये इटली के लिए भी, इटली के खिलाड़ी के लिए भी। याद रखना इनका नाम, जानिक सिनर नाम है इनका, इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, लड़कियों की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें, तो बेलारूस की जो खिलाड़ी हैं अरियाना सबालेंका, अरियाना सबालेंका ने जो है आपका महिला वर्ग में वुमेंस का जो सिंगल का खिताब है वो जीत लिया है। तो यूएस ओपन भी इस साल का खत्म हो चुका है, इस बार जल्दी हो गया है। ठीक है, और साल के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर लास्ट में जो आपका यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन जो है आपका इस साल का खत्म हो चुका है, और हमें जो है इस बार के जो चारों ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं वो सारे के सारे मिल चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो है सारे ग्रैंड स्लैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 2024 के। ठीक है, सारे विनर आपको याद रखने हैं। तो फिलहाल यूएस ओपन के जो अभी करंट के विनर हैं उनको आपको याद रखना है कि कौन कौन जीते हैं। ठीक है, अरियाना सबालेंका और जानिक सिनर ने जीता है। अगली न्यूज़ है, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है। गोवा चैलेंजर्स के द्वारा यूटीटी का खिताब जीता गया। अब ये यूटीटी क्या है? जैसे बच्चे इंडियन प्रीमियर लीग आप लोग देखते हैं ना, इंडियन प्रीमियर लीग के बाद में क्या हुआ, देश भर में जो है आपका अलग अलग खेलों की लीग स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे आप बैडमिंटन लीग देखते हैं उसी तरीके से जो आपका यूटीटी है ये आपका अल्टीमेट टेबल टेनिस, यूटीटी का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट टेबल टेनिस होता है। ये क्या है बच्चे? एक प्रोफेशनल लेवल टेबल टेनिस का लीग है भारत में, और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है, 2017 में ये आपका शुरू हुआ था। इसमें टोटल 8 टीमें होती हैं। ठीक है, और ये जो लीग करवाया जाता है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? जो भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन है, यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो यूटीटी है, यूटीटी का मतलब है अल्टीमेट टेबल टेनिस। ठीक है, इसका जो खिताब है वो गोवा चैलेंजर्स के द्वारा जीत लिया गया है 2024 का। अग्नि न्यूज़ जो है आपकी अवार्ड से रिलेटेड है, पुरस्कारों से रिलेटेड है। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और संरक्षणवादी माइक पांडे को वन्यजीव और पर्यावरण फिल्म निर्माण के सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मानों में से एक 2024 जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें याद करने की है। पहला तो ये कि जो जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो वाइल्ड बच्चे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइल्ड यानी कि वन्यजीव और पर्यावरण से रिलेटेड जो है आपका ये दिया जाता है, और जो व्यक्ति, जो फिल्म निर्माता होते हैं, उनके द्वारा अगर इस क्षेत्र में फिल्में बनाई जाती हैं तो उन व्यक्ति को जो है आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से इस बार एक भारतीय को सम्मानित किया गया है, और इनका नाम क्या है? माइक पांडे हैं, जो कि वन्यजीव संरक्षणवादी हैं, भारतीय फिल्म निर्माता है। ठीक है, नाम है इनका माइक पांडे। अगली जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। एक मैगजीन है, साइंस मैगजीन है, इसका नाम है नेचर। अब नेचर में एक स्टडी पब्लिश हुई है। ठीक है, एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उससे एक
बहुत पुरानी आप लोग कह सकते हैं बहुत पुराना रिकॉर्ड जो चला हुआ आ रहा था वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड चला हुआ आ रहा था बच्चे? हम लोग एक वो पढ़ते थे, स्टैटिक का फैक्ट आता था कि सबसे ज़्यादा कूड़ा फैलाने वाला कंट्री कौन सा है दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो गार्बेज फैलाने वाला कंट्री है उसमें आपको चाइना का नाम हमेशा पहले नंबर पे आता था। ठीक है, लेकिन अब जो वो खिताब है, वो जो टाइटल है ना, वो इंडिया के पास आ चुका है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है जो कि नेचर नाम की इस साइंस मैगजीन में छपी है, इस स्टडी में जो है पब्लिश हुआ है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया है कि भारत ने दुनिया में सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदूषक के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साल में भारत में लगभग 9.3 मिलियन टन, ठीक है, 9.3 मिलियन टन कूड़ा जो है आपका वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका अच्छी बात तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ अचीव कर दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा फैक्ट है आपका। ठीक है, देश के आधिकारिक अपशिष्ट उत्पादन दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग आपका 0.12 kg है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति हमारे देश में एक दिन में कितना कूड़ा करकट प्रोड्यूस कर रहा है? लगभग 0.12 kg, ये याद रखिएगा। उसके बाद इस स्टडी ने बताया है कि पहले नंबर पे तो इंडिया है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका है नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, और तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया जो कि अगेन एक एशियन कंट्री है। ठीक है, तो टॉप 3 में जो है आपकी 2 एशिया की कंट्री है, पहले नंबर पे आपका इंडिया और तीसरे नंबर पे आपका इंडोनेशिया। इसका मतलब क्या है कि अगर महाद्वीपों में पूछा जाए आपको कि सबसे ज़्यादा कचरा उत्सर्जित करने वाला जो महाद्वीप है वो आपका क्या है? वो आपका एशिया ही है बच्चे। इस रिपोर्ट में भी आपका कहा गया है कि एशिया महाद्वीप में जो है आपका सबसे ज़्यादा कचरे का उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोड्यूस अभी हो रहा है, जो गार्बेज प्रोडक्शन हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। पहले चाइना जो है आपका पहले नंबर पे था, अभी जो है इंडिया आ गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ बच्चे एक रिपोर्ट और रैंकिंग से रिलेटेड है, दोनों ही न्यूज़ आपकी रिपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी आपकी रिपोर्ट है और एक और रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम है आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024। अब स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, एयर का मतलब समझ गए हैं आप लोग कि हवा से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आपकी ये क्या है? एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में पहले तो बेसिक याद देखिएगा कि किसके द्वारा इसे रिलीज किया गया है। इसे रिलीज किया गया है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI, एंड इंडिपेंडेंट US बेस्ड नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ। ठीक है, तो यूनिसेफ और एक आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट, यानी कि एक NGO है, इसका नाम है आपका हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। इन दोनों के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा जो है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ में मिल करके इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में जो है पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, तो एक एक करके हम पॉइंट को समझेंगे कि रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी के बारे में या ग्लोबल एयर के बारे में क्या बताती है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कह रहा है कि वायु प्रदूषण तंबाकू और मधुमेह से भी आगे निकल करके मृत्यु के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम कारक बन गया है। ठीक है, यानी कि हमारी पूरी दुनिया में बच्चे लोगों को मरने का जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो किस चीज़ से है? पहले नंबर पे पहले नंबर पे आपका है उच्च रक्तचाप, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। पहले नंबर पे आपका हाइपरटेंशन है। दूसरे नंबर पे आ गई है आपकी बैड एयर क्वालिटी। ठीक है, अगर हवा खराब है तो उससे हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उससे बहुत अलग अलग प्रकार की डिजीजेज उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आपका वायु प्रदूषण आ गया है, तीसरे नंबर पे आपका तंबाकू है, चौथे नंबर पे आपका मधुमेह है। ठीक है, तो बच्चे पहले नंबर पे हाइपरटेंशन, जिससे कि सबसे ज़्यादा जोखिम है लोगों को मरने का, और दूसरे नंबर पे आपका क्या? गंदी हवा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन। उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या कहता है? दूसरा फैक्ट कहता है कि वायु प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं, बीमारियों में गैर संचारी रोग जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, फेफड़े का कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज शामिल है, जो कि लगभग 90% है। मतलब जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से जैसे मैंने आपको कहा ना, इसका जोखिम किस प्रकार से है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिजीजेस होती हैं। अब इससे जो ज़्यादा बीमारियां होती हैं बच्चे, वो होती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल टाइप की डिजीज। जब आप लोग पढ़ते हैं तो 2 प्रकार की होती है ना, एक तो वो होती हैं जो कि आपके संचारी होती है, एक अपसंचारी होती है। ठीक है, जो कि छूने से फैलती है, जो छूने से नहीं फैलती हैं। तो अगर इस तरीके की बीमारी को आप लोग देखेंगे,
हृदय रोग, ये छूने से नहीं फैलता है ना। जो हार्ट अटैक होता है, हृदय रोग होता है, मधुमेह हो गया आपका, ये सारी की सारी डिजीजेस जो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। और ये जो एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं बच्चे, उसमें 90% जो है आपका इन्हीं बीमारियों का क्या है, परसेंटेज है, योगदान है, ठीक है। और इन्हीं से जो है आपका लोगों की मृत्यु हो रही है, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा है प्रदूषण के कारण दुनिया भर में होने वाली 10 में से 6 मौतें छोटे PM 2.5 कण के कारण होती हैं। देखिए बच्चे कितना आप लोग हम जब दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं ना, दिल्ली जो है आपका, हम हमेशा ये आंकड़ा सिर्फ याद कर लेते हैं कि एग्जाम में आने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि दिल्ली में जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 वाला, इसकी जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, वो दिन प्रतिदिन जो है आपका बढ़ रहा है, साल दर साल जो है इसकी जो मात्रा है उसमें ग्रोथ हो रही है, ये कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, ये ज़्यादा ही हो रहा है। और PM 2.5 जो है आपका वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे हानिकारक है ना, क्योंकि PM 2.5 का जो आपका पार्टिकुलेट मैटर होता है, जब वो आपके शरीर के भीतर जाता है ना तो बाहर नहीं आता है, ठीक है। वो जो है आपके शरीर के भीतर आप इनहेल करते हैं, आप जो है मुंह खोलते हैं, नाक से जो है आप सांस लेते हैं, तो वो आपके शरीर के भीतर जाता है और शरीर में जो है आपका अलग अलग अंगों को अलग अलग तरीके से जो है हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 ये इतना ज़्यादा हानिकारक है कि अगर दुनिया में 10 लोग मर रहे हैं तो 10 में से 2 जो है इसके कारण से मर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे कि एयर पॉल्यूशन को जो है वो अगर हमारी डेथ से रिलेट करके आपको बताया जा रहा है, तब थोड़े से आंकड़े कितने डरावने लगते हैं ना। वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं एयर क्वालिटी के बारे में कि अच्छी हवा नहीं है, खुद भी हम देख रहे हैं कि अच्छी हवा नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हवा अच्छी नहीं है, साफ आसमान नहीं दिखता है, आसमान में तारे नहीं दिखते हैं, ठीक है। दिन में सुबह होती है तो धुंध दिखती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है हम पे, हमारे मनुष्य प्रजाति पे, वो आपका ये रहा, ठीक है। तो एक एक करके सारे फैक्ट को पढ़ लीजिए बच्चे, ठीक है। जो भी कुछ कर सकता है इसमें अपनी तरफ से हर प्रकार से कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। अगला है 2021 में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली कुल वैश्विक बीमारी का लगभग 54% हिस्सा भारत और चाइना का है। एक और हमारे लिए डरावनी बात है, क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, दोनों कंट्रीज़ की है ना, पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है। तो 54% हिस्सा 2021 में जो वायु प्रदूषण के कारण मरी है ना, वायु प्रदूषण के कारण जो डेथ्स हुई हैं 2021 में, उसमें से 54%, बहुत ज़्यादा है बच्चे। मतलब भले ही हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले भी हैं, लेकिन डेथ रेट में देखिए 54%, मतलब 50% से ज़्यादा जो ये एयर क्वालिटी के कारण जो लोग मरे हैं वो आपके सिर्फ इंडिया और चाइना से थे, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए आपका क्या है, बहुत चेतावनी वाली बात है ये, भारत और चीन के लिए, क्योंकि बच्चे दोनों देश ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं ना, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है, कार्बन फुटप्रिंट भी आपका यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, उसके कारण जो है आपका एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, लोगों को जो है आपका दिलाने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवानी है सरकार को, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है, इस तरीके की सी चीज़ें हैं, लेकिन कंट्रोल तो करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो हम खुद तो मर रहे हैं लेकिन फिर पूरे विश्व के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो कह रहा है कि 2021 में वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज़्यादा मौतें भारत में दर्ज की गई हैं, ठीक है। एक और पॉइंट भारत के बारे में, जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी अगर मृत्यु दर देखी जाएगी तो पूरे विश्व भर में जो है आपका सबसे ज़्यादा भारत में मिलेगी आपको, ठीक है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चे, उसके पीछे का रीज़न है हमारे यहाँ की बैड एयर क्वालिटी, है ना, वायु प्रदूषण। तो ये थोड़ा सा आपके लिए आरआरबी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। जो आप आरआरबी देने वाले हैं ना, आरआरबी में कुछ भी दीजिए, आप एनटीपीसी दीजिए, आरआरबी जेईई दीजिए, एएलपी दीजिए, उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर जगह आरआरबी बच्चे लिखता है आपका, है ना, वो लिखता है कि अगर 40 नंबर का भी जीके जीएस पूछना है तो उसमें आपका इन्वायरमेंट जरूर आएगा, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए उसका एक अपडेशन के रूप में जो है इस रिपोर्ट के पॉइंट को याद रखना कि क्या क्या जो है इस रिपोर्ट में आपका बताया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे। चलिए अब छोटी छोटी खबरों को पढ़ते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का मेमोरियल बन रहा है, इसके लिए जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है आपका घोषणा की है। अब ये जो मेमोरियल बनाया जाएगा, जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, इनका एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा, यूके में बनाया जाएगा। यूके में किधर, लंदन में जो है आपका सेंट जेम्स पार्क है उसमें, ठीक है। तो सेंट जेम्स पार्क याद रखिएगा कहाँ पे है, लंदन में है आपका, यूके के भीतर, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का मेमोरियल बनाया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो इस चैंपियन से रिलेटेड है। इन चैंपियन का नाम है
मित्रबा गुहा। मित्रबा गुहा ने क्या किया है, पहले तो इसका खेल याद रखिएगा, इनका खेल है शतरंज, चेस। इन्होंने किया है श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, याद रखिएगा। खिलाड़ी का नाम मित्रबा गुहा नाम है इनका, और इनका खेल है शतरंज यानी कि चेस। ठीक है, तो दो न्यूज़ है, कुछ आगे पीछे की खबरें याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रखिएगा। लंदन में आपका सेंट जेम्स पार्क है, जहाँ पर कि एलिजाबेथ जो अभी तो जेम्स फोर्थ है, चार्ल्स फोर्थ है, उससे पहले जो है आपके जो क्वीन थी यहाँ की, यूके की, ब्रिटेन की। ठीक है, तो उनके नाम पे जो है आपका क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का एक क्या बनाया जा रहा है, नेशनल मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है, एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जा रहा है। उसे कहाँ पे बनाया जाएगा, सेंट जेम्स पार्क में। ठीक है, और यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि मित्रबा गुहा ये जो है आपके क्या है, खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के लिए जो है आपका राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगले जो बच्चे आपकी न्यूज़ है ये है रोनाल्डो से रिलेटेड। रोनाल्डो कहाँ के खिलाड़ी हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। वैसे मुझे पता है सभी को पता होगा, लेकिन गूगल ना करे तो बेहतर है। ठीक है, रोनाल्डो बहुत फेमस जो है आपके क्या है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बच्चे बनाया है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड बनाया है, प्रतिस्पर्धी क्लब, जो क्लब फुटबॉल होती है ना, क्लब या फिर देश फुटबॉल यानी कि जो कंट्री फुटबॉल होता है, उन दोनों को मिलाकर के जो है 900 गोल करने वाले ये हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 800 गोल करने वाले भी ये हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, 800 का आंकड़ा भी इन्होंने सबसे पहले छुआ था, अब जो है 900 का आंकड़ा भी इन्होंने सबसे पहले छू लिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं आपको मुझे बताना है, फुटबॉलर हैं, और इन्होंने 900 गोल करने का दुनिया के पहले खिलाड़ी आपके बन गए हैं जिन्होंने कि 900 गोल कर लिया है। अगली जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एक नाम आपको याद रखना है, मिस्टर तुहिन कांत। मिस्टर तुहिन कांत को अपॉइंट किया गया है वित्त सचिव के रूप में। कहाँ पे अपॉइंट किया गया है, मिस्टर तुहिन कांत पांडे जी को वित्त सचिव के रूप में आपका नियुक्त किया गया है। ये है आपके पांडे जी। ठीक है, याद रखना, तुहिन कांत पांडे जी को। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये रिलेटेड है आपकी उड़ीसा से। उड़ीसा में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 620 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा में स्थापित होने वाली भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण समारोह, ठीक है, विनिर्माण सुविधा के भूमि पूजन में समारोह में भाग लिया है। अब अभी सिर्फ भूमि पूजन हुआ है, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, आपको धीरे धीरे याद रखना है कि कहाँ पे है। तो उड़ीसा पे वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मोहन चरण मांझी। इनके द्वारा क्या किया गया है, एक घोषणा की गई है कि इंडिया का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी आपकी उड़ीसा में। ठीक है, इतना याद रखना कि आपका उड़ीसा में बनाई जाएगी। अगला है आपका अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और 2024 से लेकर के 2028 तक इस पद पर आप लोग इन्हें ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो नाम क्या है आपका, रणधीर सिंह नाम है, और ये जो है एशियन ओलंपिक परिषद, जैसे आपका बच्चे इंडियन ओलंपिक काउंसिल होती है उसी तरीके से आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, उसी तरीके से आपका जो है एशिया का है। ठीक है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। नाम याद रखना इनका, रणधीर सिंह नाम है। ठीक है, तो न्यूज़ एवरेज है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन याद रखना बच्चे। ठीक है, याद रखेंगे तभी आपका काम हो पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उड़ीसा की न्यूज़ याद रखिएगा, भारत का क्योंकि पहला है ना, इसीलिए आपको याद रखना है। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा जो है आपकी बनाई जा रही है उड़ीसा में। ठीक है, अभी बनाई जा रही है, बनाई नहीं गई है, बस बनाई जा रही है। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे तुहिन कांत पांडे जी का नाम याद रखना है, वित्त सचिव जो है आपके चुने गए हैं, और रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाया है, यह तो आपको याद रहेगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की आपकी रही, दोनों ही एनवायरमेंट से रिलेटेड है बच्चे, दोनों ही रिपोर्ट हैं, लेकिन दोनों ही रिपोर्ट जो है आपकी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन का कैसा इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ रहा है, इंसानों पे पड़ रहा है, एक तो आपकी रिपोर्ट वो है, और दूसरी रिपोर्ट है आपके कचरे से रिलेटेड। वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका आरआरबी का दिया हुआ टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपकी दूसरी न्यूज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, साथ में जो है आपका स्टैटिक के लिए भी काम आने वाला डेटा आपको मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चे आरआरबी एनटीपीसी के से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, क्या करना है कैसे करना है। तो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। दोनों
में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस इस चीज़ का है कि पैटर्न आपका दोनों का अलग है। जैसे आरआरबी जेईई में आपको बहुत ज़्यादा जीके जीएस पढ़ना है, आपको अलग से जनरल साइंस पढ़नी है, उसी तरीके से जो है एनटीपीसी में वो चीज़ नहीं है। एनटीपीसी में जो है आपका 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, उसी में आपका साइंस भी आएगी, एनवायरमेंट भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा, उसमें आपका स्टैटिक जीके भी आएगा, करंट अफेयर भी आ जाएगा, सारी चीज़ें जो है आपकी एक साथ आएंगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो आपको पढ़ना पड़ रहा है वो आपका आरआरबी जेईई के लिए है, ठीक है, एनटीपीसी के लिए नहीं है। तो जब भी आपका एप्लीकेशन आएगा, अगर आप एलिजिबल है, फॉर्म भरना मत भूलना इसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।